हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 लेसन 8 लेक्चर 10 एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं आज। पिछले वीडियोस में आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा था। ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ जो होता है उसकी ढलान हमें वेग बताती है और वेग समय ग्राफ की ढलान हमें त्वरण बताती है। तो इसी ग्राफ की सहायता से हम गति के 3 समीकरणों को भी ज्ञात कर सकते हैं। गति के 3 समीकरण जो आप जानते हैं, इन तीनों समीकरणों को हम आगे भी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन फिलहाल ये इस पार्ट में भी है ग्राफ विधि की सहायता से, तो यहाँ भी इसे देख लेते हैं। तो 3 गति के समीकरण होते हैं। यदि मान लीजिए वस्तु कोई एक गति करती हुई एक पिंड है और उसका प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद उसका अंतिम वेग v है तथा t समय में वो s दूरी चला है, स्मॉल s। तो गति के इन चारों राशियों को जोड़ने के लिए गति के 3 समीकरण हैं जिसे गति विषयक समीकरण कहा जाता है। पहला है v = u + at। हाँ, ये क्या है? ये त्वरण है, ठीक है। तो ये 5 राशियां हैं जिनको गति विषयक समीकरण जोड़ते हैं। 3 समीकरण है, v = u + at। दूसरा है s = ut + ½ at²। और तीसरा है v² = u² + 2as। ठीक है, ये 3 समीकरण हैं, समीकरण 1, 2 और 3। ये नाम मैं नहीं दे रहा हूं, ये इनका स्वाभाविक, इन्हें ये पहले से नाम दिया गया है, ये वेल नोन इक्वेशंस होते हैं। तो आप इसको कभी समीकरण 1 नहीं लिख सकते। आपसे पूछा जाएगा कि गति का पहला समीकरण है तो आपको पहला ही बोलना है। ये अपने मन से हम ये नाम नहीं दे सकते कि पहला क्या, हम पहले को तीसरा और तीसरे को पहला नहीं कह सकते। कहीं किताब में कोई प्रश्न हल कर रहा है, उसे जरूरत पड़ेगी तो वो लिखेगा गति के पहले समीकरण से, ठीक है। तो ये 3 समीकरण हैं जिन्हें हम ग्राफ की सहायता से अध्ययन करेंगे। तो पहले तो आप ये हेडिंग ग्राफ द्वारा गति के समीकरण याद कर, प्रश्न लिखने का याद करना, ठीक है। ये हमारा हेडिंग है और हेडिंग में लिखें, सुन लीजिए पहले। मान लीजिए कोई एक पिंड है या कोई एक कुछ भी है, वस्तु है, पिंड है, कुछ भी, जिसके लिए ग्राफ बनाया गया है। तो लिखना प्रारंभ करें। लिखें कि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग t है तथा t समय पश्चात वह त्वरण a से अंतिम वेग v को प्राप्त करता है तथा इस समय में उसके द्वारा चली गई दूरी s है। उसकी गति के लिए वेग समय ग्राफ निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। तो पहले तो ये चित्र आप बना लें, इसे अभी हम समझेंगे, पहले आप बना लें, ठीक है। तो देखिए है क्या, ये वो हमारा मूल बिंदु है। वेग समय ग्राफ में हमने एक लाइन खींचा, ये हमारा ग्राफ है। लाइन क्या है? AB क्या दिखा रहा है? उसकी गति को। मान लीजिए ये जो हमारा मूल बिंदु है, मतलब यहाँ पे प्रारंभिक उसका वेग कितना है, यहाँ पे उसका वेग है u, और बिंदु B पे जहाँ पे वो जाके रुका या यहीं तक हमने ग्राफ खींचा, यहाँ पे इसका वेग क्या है? v। ये
तो हम नाम दे देते हैं, वो हमारा मूल बिंदु है, ए बी हमारा ग्राफ है, तो ओ ए बी सी, इस बिंदु को नाम दे दिया सी और इस बिंदु को नाम दे दिया बी। ठीक है, तो ये आप ग्राफ बना लें। ग्राफ बनाने के बाद, जहां मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के ग्राफ बनाएं और फिर वीडियो कंटिन्यू करें। तो देखिए, वीडियो के उस ग्राफ के बाद लिखें चित्र, ग्राफ के नीचे ऐसे लिखें चित्र। चित्र का नाम क्या है? वेग समय ग्राफ। ठीक है, लिखें उपरोक्त ग्राफ की सहायता से गति के 3 समीकरण 1, 2 तथा 3 को ज्ञात करना है। तीनों समीकरण लिखने, ठीक है। तीनों समीकरण लिखने के बाद हम अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो जगह कम है तो इन्हें मिटा देते हैं, ग्राफ नहीं मिटाएंगे, ग्राफ की जरूरत है। बाकी जो भी चीजें हैं बोर्ड पर साफ कर दिया जाए। तो पहले तो आप ये देखेंगे, पहले हम पहले समीकरण पे आते हैं। पहला समीकरण पहले कहीं लिख लेते हैं, ये है हमारा पहला समीकरण। ठीक है, मतलब हमें क्या चाहिए? v चाहिए, अंतिम वेग। तो वेग वाला अक्ष कौन है? वेग वाला अक्ष है ये। मान लीजिए हम इस यहां जहां ये कट कर रहा है, हम एक बिंदु बना दिए जिसको नाम दे दिए पॉइंट P। तो यहां पे वेग कितना होगा? यहां पे वेग है u और यहां पे वेग है v। जितना वेग यहाँ पे उतना वेग यहाँ पे, क्योंकि वेग हम इसी एच पे दिखाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें OP चाहिए, PO। ठीक है, हम PO की बात करें या यदि इस लाइन पे बात करें तो किसकी बात करें? BD की बात करें। तो आप देखेंगे, हम लिखेंगे कैसे? उपरोक्त चित्र से पहले पता होना चाहिए कि निकालना क्या है, तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो देखेंगे उपरोक्त चित्र से हमें v चाहिए। v मतलब यहां से लेके यहां तक का मान, तो हमें BD, उपरोक्त चित्र से BD। तो देखिए BD को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, BC प्लस CD, BC प्लस CD। ठीक है, BD ही हमारा v है, यहाँ पे वेग कितना है? v है। और BC के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो BC ही रहने दें। और प्लस CD का मान कितना है? u। ठीक, देखिए बनाने का तरीका, मैं v को ऐसे ऊपर बनाऊंगा और u के लिए ये टेल नीचे जाएगी। ठीक, तो देखिए हमारा समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस AT। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस BC। हाँ, अब हमें करना क्या है? हमें देखिए v की जगह v है, u के जगह u है, हमें चाहिए AT और यहाँ पे है BC। यानी हम BC की जगह क्या लाएं? BC का हम मान निकालें और वो मान कितना आएगा? AT के बराबर आएगा, वो मान हम वहां रख देंगे। तो देखिए हमें BC का मान चाहिए, ये रहा BC। ठीक है, BC का मान आप कैसे निकालेंगे? देखिए आप फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे कौन सा टर्म आ रहा है आपको चीजें, जैसे ये फॉर्मूला पहले से याद है तो आसान हो जाएगा। यहाँ कौन सा टर्म आ रहा है? त्वरण A। तो आप ग्राफ से त्वरण बराबर कितना होता है? वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल। तो त्वरण वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल। तो यहां से यहां तक वेग में कितना परिवर्तन हुआ? वेग कितना बचा?
तो देखिए, हमें त्वरण चाहिए, त्वरण। तो जब भी हमें त्वरण निकालना हो हम क्या कर देते हैं, y बाई एक्स, मतलब त्वरण बराबर कितना होता है, वेग बटा वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग यहाँ पे वेग में परिवर्तन कितना होगा, bc, वेग में परिवर्तन कितना हुआ bc, और समय कितना लगा ac, समय कितना लगा AC। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं BC बाई AC को आप OD लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं, OD। और इस प्रकार आप देख सकते हैं जो BC है, BC को हम उसी तरह रहने दें क्योंकि हमें उसी का मान ही निकालना है, और त्वरण को हम A लिख सकते हैं, और OD ये जो समय है इसको हम क्या मान लें, यहाँ तक से यहाँ तक का जो समय है उसे हम मान सकते हैं T, तो यहाँ क्या लिख देंगे T। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC इक्वल टू क्या हो गया, AT, ठीक है। इसे आप कर लीजिए समीकरण 1। देखिए यह मान समीकरण 1 में रखने पर v कितना होगा, v इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, v इज इक्वल टू u अपना जगह है, और bc की जगह हमने क्या रख दिया, at। यही क्या हो गया हमारा पहला समीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या निकाल दिया, गति का पहला समीकरण। आप कर लिए होंगे ऐसे, यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, ठीक है। पहला हमने कर लिया, ये हमारा पहला था, इसको A नाम दे देते हैं। अब हम किस पे चलते हैं, दूसरे पे। अब हम दूसरे पे चलते हैं। आप देखेंगे कंसेप्ट को समझे, चीजें काफी आसान है, आप उसे भी देख सकते हैं, नोट्स दिक्कत नहीं। अब हम दूसरे पे चलते हैं, मान लीजिए T नाम दे दिया हमने उसको। तो दूसरा पे चलने से पहले आपको दूसरा समीकरण पहले याद होना चाहिए, उससे आसान हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या होता है, s = ut प्लस हाफ at²। तो s = ut प्लस हाफ at²। यस क्या है, यस यहाँ पे दूरी है, s क्या करना है, दूरी है। तो हमें क्या निकालनी है, हमें दूरी निकालनी है कि t समय में चली गई दूरी, t समय में चली गई दूरी, इस ग्राफ में अभी तक चली गई दूरी। तो ग्राफ अपने नीचे जो क्षेत्रफल कवर करता है वही क्या होती है, चली गई दूरी, किसमें, वेग समय ग्राफ में। तो आप नीचे लिखें, हम जानते हैं कि ग्राफ द्वारा छायांकित क्षेत्रफल दूरी को प्रदर्शित करता है वेग समय ग्राफ की स्थिति में। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि वेग, हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ की स्थिति में ग्राफ की ग्राफ का छायांकित भाग दूरी को प्रदर्शित करता है। तो ठीक है, तो दूरी बराबर
कितना, छायांकित भाग मतलब क्षेत्रफल, तो ये भाग समझ रहे हैं, ग्राफ का ये भाग ही क्या बताएगा, चली गई दूरी को। तो इसका क्षेत्रफल देखिए ये कैसा है, क्षेत्रफल कहां से, ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी, ओ से ए बी सी डी, ये पूरा क्षेत्रफल, ठीक है। अब आप देखें तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना ये तो एक अलग सा, देखिए अब इसका क्षेत्रफल निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको दो भागों में बांट लें। ये नीचे वाला जो ये हिस्सा है ये एक चतुर्भुज है और ये वाला हिस्सा क्या है, ये त्रिभुज है। तो दो हिस्सों में बांट लें, जो हमारी दूरी S है वो क्षेत्रफल, एरिया भी ये आप देख सकते हैं, क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल ओ ए सी बी प्लस क्षेत्रफल ए सी बी, ठीक है। अब यस इक्वल टू ये क्या है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का, और चतुर्भुज में भी क्या है, आयत होगा, हो सकता है आयत तो होगा ही होगा, वर्ग हो सकता है, भी हो सकता है, लेकिन ये एक चतुर्भुज है, हम आयत मानते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इसकी OA है, OA, और चौड़ाई इसकी क्या है, OD या DO, OD, सॉरी गुणा लंबाई गुणे चौड़ाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं समकोण त्रिभुज की स्थिति में, क्योंकि ये 90 अंश है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितनी है AC और ऊंचाई क्या है BC, ठीक है, BC या CD जो भी लिखे। तो S इक्वल टू आप देखें OA into OD, OA का मान ये वेग है, यहाँ पे वेग कितना है U into OD, OD किससे निरूपित कर रहा है, T को, तो U into T, ठीक है, प्लस हाफ AC, जो AC है वही OD है, दोनों बराबर हैं, तो जितना समय यहाँ उतना समय यहाँ, तो ये किसको निरूपित कर रहा है, T को, into BC, क्या है BC, BC का मान हम समीकरण एक में एक जगह हम निकाले थे, हमने लिखा था BC इक्वल टू, ऐसे हमने किया था अभी, आप A बराबर BC बटा T, तो BC बराबर क्या होता है AT, हाँ, तो BC की जगह हम क्या रख दिए AT, वो हमारा समीकरण पहला था, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो S इक्वल टू क्या हो गया UT लिख दिए, मल्टीप्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, और प्लस हाफ, देखिए A एक बार है और T दो बार है, तो T into T स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा गति का समीकरण, दूसरा समीकरण, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, गति का तीसरा समीकरण भी निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है S इक्वल टू G स्क्वायर, नहीं सॉरी V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहाँ भी आपके सभी टर्म हैं, आप V स्क्वायर निकालें या U स्क्वायर निकालें या 2AS निकालें, लेकिन हमको ग्राफ से डील करना है, तो ग्राफ में हमारे लिए सबसे आसान क्या होता है, यस होता है। तो यहाँ पे हम अलग तरीके से डील करेंगे, तो यस इक्वल टू क्या होगा, चलिए इसे मिटा देते हैं, एक ही बार में पूरा कर लेंगे, मिटाना पड़ता है। आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करें और नोट कर लें, ठीक है। तीसरा समीकरण हमारा ये है, G स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो हम यस के लिए जा रहे हैं, C नाम दे देते हैं इसको, यस बराबर, अच्छा एक
इसे हम समलंब चतुर्भुज भी कहते हैं। ठीक है, समलंब का मतलब आधार पर दो सम्मुख भुजाएं लंबवत होती हैं, भले वो एक ऐसे आयत हो ना हो, लेकिन आधार पे सम्मुख भुजाएं लंबवत होती हैं। तो इस केस में समलंब चतुर्भुज हमको लिखना पड़ेगा ऐसे, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी छोड़िए, ओ ए बी डी। ठीक है, तो एस इक्वल टू, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? सम्मुख भुजाओं का योगफल। सम्मुख भुजाएं क्या है? ओ ए और बी डी, ओ ए और प्लस बी डी। ठीक है, गुणे आधार की भुजा ओडी बटा 2, ये क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सम्मुख भुजाओं का क्षेत्रफल गुणे, माफ करिए, सम्मुख लंबवत सम्मुख भुजाओं का योग गुणे आधार बटा 2। तो एस इज इक्वल टू, देखिए ओए का मान कितना है? ए हो या ओ यू, और बीडी का मान वी, मन करें तो v प्लस ओडी का मान कितना है? p बटा 2। तो देखिए यहां से हमने 2 को इधर ले लिया, तो 2s इक्वल टू u प्लस v। अब आप गति का पहला समीकरण जानते हैं, ऐसे साइड में लिख देता हूं। गति का जो पहला समीकरण है वो कहता है, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, हटा देता हूं। गति का पहला समीकरण कहता है v इज इक्वल टू u प्लस at, प्रथम समीकरण। तो देखिए हमें t का मान चाहिए, तो u को इधर लाइए, v माइनस u इज इक्वल टू at। ठीक है, तो यहां से t बराबर क्या होगा? v माइनस u बाई a। ये मान रख लेते हैं t का मान कितना है? v माइनस u बाई a। अब a का इधर पूरा हो जाएगा, फिर से इधर कितना हो जाएगा? 2as, और यहाँ v प्लस u और v माइनस u। u प्लस v को v प्लस u लिखा जा सकता है, एसोसिएट करते हैं ये। तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, फॉर्मूला होता है क्या? a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो v प्लस u, v माइनस u क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ कितना है? 2as। ठीक है, तो हमें v स्क्वायर का मान चाहिए, तो v स्क्वायर को इधर ही छोड़ दिया जाए। यहाँ पे कितना है? 2as, इधर चला आएगा u स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा? v स्क्वायर। इसे हम फिर से लिख दें यहाँ पे इस प्रकार, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद होना चाहिए। ये है हमारा समीकरण 3। ऐसे आप इन पे आंकिक लगा लें और ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। ठीक है, हम अगले वीडियोस से नए चैप्टर्स देखेंगे। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप क्या करें? कमेंट करें। थैंक यू।